हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूनिट 5 के बारे में। आपका एक सब्जेक्ट होता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो उसकी यूनिट 5 को मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और जितने भी इसके अंदर टॉपिक आते हैं मैंने सारे के सारे इसमें कवर किए हुए हैं। मैंने एक भी टॉपिक छोड़ा हुआ नहीं है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपके ये यूनिट क्लियर हो सके। और अगर आप चाहते हो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 को देखना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां पे जाकर देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक के नेम बता देता हूँ। फर्स्ट टॉपिक है हमारा बायोमास एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बायोमास। बायोमास क्या होता है और उसकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो एनर्जी एंड बायोगैस प्लांट। नेक्स्ट है बायोमास कन्वर्जन प्रोसेस। नेक्स्ट है ओशियन एनर्जी सिस्टम। नेक्स्ट है ओशियन थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ OTEC। देखिए OTEC का मतलब यही होता है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, यानी कि हमें इसकी वर्किंग यहाँ पे बतानी है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ OTEC। इसकी परफॉर्मेंस और लिमिटेशंस क्या होती है, इसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। 9th क्वेश्चन है हमारा टाइडल एनर्जी। नेक्स्ट है टाइडल पावर प्लांट एंड वर्किंग। देखिए हमें यहाँ पे बताना है टाइडल एनर्जी क्या होती है, फिर इसका पावर प्लांट क्या होता है और उसकी वर्किंग क्या होती है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ टाइडल पावर प्लांट। इसकी परफॉर्मेंस और लिमिटेशंस के बारे में हमें यहाँ पे बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट्स। तो हमें इसके बारे में भी यहाँ पे बताना है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हम सबसे पहले समझेंगे कि बायोमास क्या होता है, या मैं बोल सकता हूँ अवेलेबिलिटी ऑफ बायोमास, यानी कि जो हमें बायोमास मिलता है उसकी अवेलेबिलिटी, वो कहाँ पर अवेलेबल होता है जिसकी वजह से हमें बायोमास मिल पाता है। तो सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। बायोमास इज ए डिफाइंड एज लिविंग मैटर और इट्स रेसिड्यूज एंड इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। देखिए आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, हमें कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लिविंग मैटर, यानी कि जो जीव है, जो लिविंग है, जैसे कि इंसान हो गए, एनिमल्स हो गए, तो उनका जो रेसिड्यू है उनसे हमें बायोमास मिलता है। जैसे कि जो पशु है, यानी कि जो आपके घर में आप पशुपालन करते हो, तो उनका जो रेसिड्यू होता है, यानी कि जो डंक्स वगैरह होते हैं, जैसे कि आपका जो खाद के रूप में भी आप उसका यूज़ कर सकते हो, जैसे कि गोबर वगैरह हो गया, वो क्या है, एक रेसिड्यू है। तो ये क्या है, एक बायोमास है। और इस बायोमास से हमें क्या मिलती है, बायोमास एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है बायोमास इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल। बायोमास एक ऑर्गेनिक मटेरियल है दैट कम्स फ्रॉम द वेस्ट ऑफ प्लांट, जो कि हमें प्लांट का जो वेस्ट होता है वहाँ से मिलते हैं। एंड एनिमल्स, और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है हमें वहाँ से मिलता है। एंड इट इज़ ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो इसी पॉइंट में भी आपको यही समझाया गया है कि बायोमास एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट से मिलता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से भी समझाया हुआ है। देखिए बायोमास सोर्स क्या होता है, एनिमल सोर्सेज, जो कि हमें एनिमल्स से मिलती है। यहाँ पे नेक्स्ट होगा सेवेज, जो कि हमारा सेवेज होता है, या किसी भी एनिमल का होता है, या इंसान का भी हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, ये हमें इंडस्ट्री से मिलता है। कोई भी कचरा वगैरह हो गया तो उससे भी हमें क्या मिलती है, कि एनर्जी मिलती है। वो उस एनर्जी को क्या बोल सकते हैं, हम बायोमास एनर्जी बोलते हैं। तो ये किसके सोर्सेज है, बायोमास के सोर्सेज है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, क्रॉप्स एंड रिसोर्सेज, जो एग्रीकल्चर से भी हमें एनर्जी मिलती है, वो क्या होती है, बायोमास एनर्जी होती है। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, बायोमास का एक सोर्स है, यानी कि सॉलिड वेस्ट से भी हमें क्या मिलती है, बायोमास मिलता है या एनर्जी मिलती है। अब हमें ये तो पता चल गया कि बायोमास क्या होता है और हमें कहाँ से मिलता है। अब हमें देखना है बायो एनर्जी क्या होती है। बायो एनर्जी क्या होती है, जो कि हमें बायोमास से मिलती है। बायोमास का मैंने आपको बता ही दिया। और जो बायो एनर्जी होती है वो मिलती है हमें बायोमास से।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायो एनर्जी क्या होती है, या हम बोल सकते हैं बायोगैस प्लांट। यानी कि जो हमें यहाँ पे बायोगैस मिल रही है या जो एनर्जी मिल रही है, क्या करने के बाद या किस प्रोसेस को करने के बाद हमें बायो एनर्जी मिल रही है, उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। हम इसको बायोगैस प्लांट भी बोल सकते हैं। मैंने इसका यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है इस प्लांट का, और मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसका प्लांट है, बायोगैस प्लांट, जो कि क्या होता है, गुड फ्यूल होता है। यानी कि हमें फ्यूल का ये प्लांट है एक तरीके से, और फ्यूल को यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। और ये फ्यूल होता है मोस्टली यहाँ पे निकल के आता है CH4 प्लस CO2 प्लस H2 प्लस H2S। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। और जो इसमें 75% होती है वो होती है मीथेन। मीथेन क्या है, एक एक्सीलेंट फ्यूल है। इस फ्यूल का हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। यानी कि जो मीथेन है उसका यूज़ करते हैं हम बिजली को बनाने के लिए एज ए फ्यूल। और बायोगैस को हम क्या बोलते हैं, गोबर गैस भी बोलते हैं, अल्सो कोल्ड गोबर गैस। तो आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास ये यहाँ पे आया मिश्रण CH4 CO2 H2 प्लस H2S का, वो किस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आया। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है, तो आपको इसको यहाँ पे अच्छे से समझना है। जैसे कि मैंने बताया है, जो बायो एनर्जी होती है, बायो एनर्जी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बायोगैस भी बोल रहे हैं। क्योंकि बायोगैस क्या है, उसी के अंदर तो है एनर्जी, तो वो हमें कहाँ से मिलती है, बायोमास से मिलती है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट डायग्राम है जिसको हम मिक्सिंग टैंक बोलते हैं। यहाँ से हम डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डंग, जो हमारा काऊ वगैरह का जो डंग होता है, प्लस वाटर, यानी कि इन दोनों का जो मिश्रण होता है, मिश्रण मतलब जो स्लरी होती है, एक तरीके से घोल, डंग प्लस वाटर, हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं। ये यहाँ पे जाता है, यहाँ पे हमारा है ये इनलेट चैम्बर। तो हमारा जो ये स्लरी है ये इनलेट चैम्बर से होता हुआ आगे जाता है। आगे जाने के बाद ये आपको यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो ये यहाँ पे आगे चला गया। फिर ये इस टैंक में आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर। तो जो हमारे पास यहाँ पे स्लरी आती है, ये क्या करता है, यहाँ पे उसका डिकम्पोजिशन करता है। यानी कि जो उसके कण होता है वो उसको सेपरेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो गैस होती है वो प्रोड्यूस होने लगती है। यानी कि जो बायोगैस होती है वो प्रोड्यूस होने लगती है। वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, वो ऊपर की तरफ आ जाती है। भाई यहाँ पे क्या है, स्लरी है, स्लरी का यूज़ किया गया किसको बनाने के लिए, गैस को बनाने के लिए। यहाँ पे गैस बन गई, गैस ऊपर चली जाएगी, जो ये स्लरी है ये नीचे ही रहेगी। गैस जब ऊपर चली जाएगी और गैस बनती जाएगी, तो ऊपर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। यानी कि जो ये गैस है ये नीचे की तरफ फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी। भाई यहाँ पे गैस बनना स्टार्ट हो गई, जितनी ज़्यादा यहाँ पे गैस बनेगी उतना ही ज़्यादा ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। और जो आपकी जो स्लरी होती है, जो कि स्पेंट स्लरी होती है, यानी कि जिसका यूज़ हो चुका है, जो आपका बायोमास है यहाँ पे, उसका यहाँ पे गोबर गैस या बायोगैस बन चुकी है ऊपर की तरफ। फिर इसको हम बोल सकते हैं स्पेंट स्लरी, यानी कि इसका यूज़ हो चुका है। अब इसको हमें बाहर करना है। तो ये बाहर कैसे जाती है, जब ये नीचे की तरफ यहाँ पे फोर्स लगाती है तो ये ऑटोमेटिकली इधर की तरफ चली जाती है, क्योंकि ऊपर से जब फोर्स आएगा तो ये इधर की तरफ चला जाएगा। इसको हम यहाँ पे ओवरफ्लो टैंक बोलते हैं। ओवरफ्लो टैंक में ये स्पेंट स्लरी आ जाती है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे एक वोल्व होता है जिसको हम आउटलेट वोल्व भी बोल सकते हैं। यानी कि इसमें से हमें गैस मिल जाती है, जो हमें आउटपुट मिलता है वो यहाँ से मिल जाता है। जो यहाँ पे गैस है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है, और फिर हम उसका यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे क्या मिला, CH4 मिला। ये क्या है, एक अच्छा फ्यूल है। ये हमें एक तरीके से बायो एनर्जी मिल गई। इसका यूज़ कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए एज ए फ्यूल। और CO2 भी मिलता है हमें, H2 भी मिलता है, H2S भी मिलता है। और आपको यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, जो हमें यहाँ पे स्पेंट स्लरी मिली, यानी कि जिसका यूज़ हो चुका है, जिसकी एनर्जी हमें मिल चुकी है, उसका हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक फार्मर हो तो पता होगा कि जो खाद होता है गाय का, भैंस का, उसका यूज़ कर सकते हैं हम खेतों में डालने के लिए एज ए खाद मतलब जो आपका यूरिया होता है ना, तो वो यूरिया की तरह ही वहाँ पे वर्क करता है, जिसकी आप
जिससे कि आपकी खेती की पैदावार ज़्यादा हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, N2 होता है और S होता है। N2 मतलब नाइट्रोजन और सल्फर होता है, जो कि आपके खेत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आपकी पैदावार अच्छी हो सकती है। तो हम इसका यहाँ पे फर्दर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है, बायोगैस को प्रोड्यूस करना। हमें यहाँ पे बायोगैस मिल गई तो ये इसी तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। अगर आपके एग्ज़ाम में आए बायोगैस क्या होती है, तो आपको बायोगैस के बारे में लिखना है और उसकी एनर्जी के बारे में लिखना है, और यहाँ पे बायोगैस प्लांट बना के आपको अच्छे से समझाना है या मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बायोमास कन्वर्जन प्रोसेस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दी वेरियस प्रोसेस यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ बायोमास इनटू एनर्जी और बायोफ्यूल कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। देखिए यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब है, बायोमास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, या हम बोल सकते हैं बायोफ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए वेरियस प्रोसेस होते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के हमारे पास प्रोसेस होते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बायोमास को हम बोल सकते हैं बायो एनर्जी में या बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है डायरेक्ट कंबस्टर, और जो हमारा ये फ्यूल होता है जो हम जनरेट कर रहे हैं, उसका यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे जितना भी काम हो रहा है वो सारा का सारा हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो फर्स्ट है यहाँ पे डायरेक्ट कंबस्टर, सेकंड है थर्मोकेमिकल कन्वर्जन, थर्ड है यहाँ पे बायोकेमिकल कन्वर्जन। अब डायरेक्ट कंबस्टर में क्या होता है, सबसे पहले आप इसको समझिए। हमारे पास यहाँ पे क्या है, बायोमास है। बायोमास को हमें फ्यूल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमें इसको क्या करना है, फ्यूल में कन्वर्ट करना है, और उस फ्यूल से क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास है बायोमास, हमने उसका यहाँ पे क्या किया, स्टोर किया स्टोरेज में। आगे वो यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई उसके साथ, मतलब हमने उसको बर्न वगैरह किया। बर्न वगैरह करने के बाद में जो एग्जॉस्ट गैस है, जैसे कि धुआं वगैरह हो जाता है हार्मफुल, वो एग्जॉस्ट हो गए यहाँ पे, और जो एस है मतलब राख है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, और जो भाप यानी कि जो स्टीम है वो टरबाइन को रोटेट करने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे टरबाइन को रोटेट करने के लिए हमने भाप का यूज़ किया। अब आप बोलोगे यहाँ पे फ्यूल कहाँ पे गया, फ्यूल का प्रोसेस यहाँ पे अंदर ही हो चुका है, यहाँ पे फ्यूल अंदर ही बन चुका है और वो फिर बर्न हो चुका है, तभी तो हमें यहाँ पे स्टीम मिली। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे स्टीम का यूज़ किया, तभी हमने इसका नाम रखा है यहाँ पे डायरेक्ट कंबस्टर, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जैसे कि CH4 हो गया है फ्यूल, हमने यहाँ पे इसको अलग कंटेनर में कलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे ये प्रोसेस अंदर ही हो गया बहुत फास्टली। तो यहाँ पे स्टीम को इसने प्रोड्यूस करके क्या लगा रहता है, जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, और जो टरबाइन की जो स्टीम है वो यहाँ पे कंडेंसर में जाती है, वो फिर क्या होती है, वो ठंडी हो जाती है, वो फिर से इस कंटेनर में जाती है, वो फिर से प्रोसेस चलता रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट कंबशन काम करता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ए डायरेक्ट कंबशन सिस्टम बायोमास इज बर्न्ड इन ए कंबस्टर टू जनरेट हॉट गैस। कंबशन सिस्टम में क्या होता है, जो बायोमास होती है वो बर्न की जाती है, और किसके लिए बर्न की जाती है, एक गर्म गैस को जनरेट करने के लिए, विच इज़ फेड इनटू ए बॉयलर टू जनरेट स्टीम। यहाँ पे स्टीम जनरेट की जाती है बॉयलर में, विच एक्सपेंडेड थ्रू ए सिस्टम टरबाइन और स्टीम इंजन टू प्रोड्यूस मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे जो टरबाइन होता है उसको यहाँ पे रोटेट किया जाता है, उसको स्टीम दे दी जाती है। क्यों दे दी जाती है, जिससे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका वर्क होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्मोकेमिकल कन्वर्जन। थर्मोकेमिकल कन्वर्जन रेफर्स टू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द एल्गल बायोमास फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स इंक्लूडिंग लिक्विड, गैसियस एंड सॉलिड फ्यूल। देखिए यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब है, बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको डिकम्पोज किया जाता है, जिससे कि हमें एक अच्छा फ्यूल मिल सके। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ पे हमारा है बायोमास, यानी कि जो भी हम मटेरियल इस यहाँ पे डाल रहे हैं, जो बायोमास है, हम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे क्या देते हैं, हीट देते हैं इसको। ये कंटेनर हो गया बायोमास का, ये हो गया हीट का, ये दोनों क्या होते हैं यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं। फिर ये यहाँ पे जाता है, जो हमारा बायोमास होता है वो भी हीट हो जाता है।
जिसकी वजह से वो वेपर निकालने लगता है, यानी कि एक तरीके से स्टीम, भाप या हम गैस भी बोल सकते हैं, वो निकालने लगता है। और जो ऐस होती है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है। तो जो हमारी वेपर होती है उसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा CH4 हो गया और बाकी की जो मैंने गैसेज बताई थी वो हो गई। तो ये क्या है, एक गुड फ्यूल है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बायोमास को फ्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा यही पर्पस होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे बायोकेमिकल कन्वर्जन। बायोकेमिकल कन्वर्जन इन्वॉल्व दी रूल्स ऑफ एंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन बायोमास थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनाएरोबिक डाइजेशन, फ्रेगमेंटेशन और कंपोस्टिंग। देखिए यहाँ पे जो प्रोसेस का यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं हम एनाबोरिक डाइजेशन या फर्मेंटेशन या कंपोस्टिंग बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा बायोमास होता है वो इस प्रोसेस के थ्रू उसके बैक्टीरिया के जो एंजाइम होते हैं वो अलग अलग किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे समझिए, जैसे कि यहाँ पे बायोमास हो गया, बायोमास से यहाँ पे बनता है बायो रिफाइनरी और इससे क्या बनता है, फ्यूल्स, और इसमें से क्या निकलता है, CO2, और इसको कौन लेता है, फिर से बायोमास। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, ये क्या है, यहाँ पे एक प्लांट है, कोई भी पेड़ है या कोई भी हमारा वेस्ट है। देखिए जो कच्चा तेल होता है जिससे कि पेट्रोल बनाया जाता है वो ज़मीन के अंदर से आता है। वो कैसे बनता है अंदर, जो कि नेचुरली जो रिएक्शन होती है, वो नेचुरली रिएक्शन मतलब वो किस चीज़ की रिएक्शन होती है, वो बायोमास यानी कि जो वेस्ट है उसकी रिएक्शन होती है। उसकी वजह से क्या बनता है, ज़मीन के अंदर कच्चा तेल बनता है। उसको बॉयल करके हम क्या बनाते हैं, फ्यूल बनाते हैं। फ्यूल कैसे बनाते हैं, जो हमारा बायो रिफाइनरी मतलब जो फ्यूल बनाने का जो प्लांट होता है उसको हम क्या देते हैं, बायो रिफाइनरी। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, फ्यूल मिलता है, एक तरीके से पेट्रोल मिल गया। उस पेट्रोल का यूज़ करते हैं हम कार में, बाइक में। वो क्या देती है हमें, CO2 देती है। भाई जो धुआं वगैरह है उसमें क्या होता है, बहुत सारा CO2 होता है। और हमारा जो बायोमास होता है वो प्लांट भी होता है। CO2 कौन लेता है, हमारे पेड़ पौधे लेते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं। तो ये ऐसे सर्कल चलता रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बायोमास से फ्यूल को जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है, ओशियन एनर्जी सिस्टम। सबसे पहले आपको समझना है कि ओशियन एनर्जी सिस्टम क्या होता है। देखिए ओशियन का मतलब होता है सिंपल समुद्र, एनर्जी मतलब ऊर्जा, सिस्टम मतलब जो भी आप सिस्टम का यूज़ कर रहे हो या जो भी उसका सिस्टम है, यानी कि जो समुद्र की जो एनर्जी है उसके सिस्टम के बारे में हमें यहाँ पे बताना है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, ओशियंस कवर 70 to 80% ऑफ द अर्थ टोटल सरफेस एरिया। जो हमारे अर्थ का जो सरफेस है उसका 70 से 80% ओशियन ने कवर किया हुआ है, यानी कि समुद्र ने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग लार्ज रिजर्वेयर ऑफ वाटर दे आर ह्यूज रिजर्वेयर ऑफ एनर्जी ऑल्सो। ओशियन के जो वाटर का, भाई ओशियन में क्या होता है, समुद्र में क्या होता है, वाटर होता है। उसके जो वाटर का जो रिजर्वेयर है, यानी कि जितना भी एरिया उसने कवर किया है उतनी ही उसके पास एनर्जी भी है। फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम द ओशियन। तो ओशियन से हम 3 तरह की एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। वे किस किस तरह की एनर्जी होती है तो देख लेते हैं। ओशियन थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी। और इन तीनों एनर्जी का यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि ओशियन क्या होता है, ओशियन एनर्जी क्या होती है। अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होता है। देखिए 2 वर्ड से मिलकर बनी होती है, ओशियन प्लस थर्मल। थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी कि जो ओशियन की जो हीट होती है उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी बोलते हैं। अब ये हमें हीट यानी कि थर्मल हमें मिलता कहाँ से है, आपको पता होगा एनर्जी का मेजर सोर्स कौन होता है, सन होता है। सन हमें क्या देता है, उसमें से रेडिएशन निकलती है और वो हमें हीट प्रोवाइड करती है। और जब वो ओशियन पर पड़ती है, यानी कि हमारा जो ओशियन होता है और उसका जो वाटर होता है, जो सरफेस लेयर पे जो वाटर होता है उस पर क्या पड़ी, हीट पड़ी। उसने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब होने के बाद में वो क्या हो गई, हीट हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओशियन हीट। जब वो हीट हो गई तो उसके पास क्या आ गई, एक एनर्जी आ गई। उसको हम क्या बोलेंगे, ओशियन थर्मल एनर्जी बोलते हैं।
अब देखते हैं हम इसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कैसे करते हैं। उससे पहले आपको समझना होगा डेल्टा टेम्परेचर क्या होता है और ये यहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सन क्या देता है, रेडिएशन देता है। रेडिएशन में क्या होती है, हीट होती है। जो हमारा ओशियन का जो सरफेस है उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे सरफेस पे वाटर होता है, तो जो कि उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। भाई जो ऊपर है वाटर वो सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेगा, और जो हमारा सपोज कीजिए नीचे है वाटर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा वाटर हीट हो जाएगा जल्दी, तो ये वाला वाटर यहाँ पे हीट हो जाएगा, यानी कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा जो कि सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। और जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है वो हीट नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, जो इसका यहाँ पे सरफेस है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, तो इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और जबकि हम 2 किलोमीटर तक डेप्थ में जाते हैं यानी कि गहराई में जाते हैं तो इसका टेम्परेचर यहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। तो यहाँ पे कितने टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड का। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टेम्परेचर। तो इस डेल्टा टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। किस लिए, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। तो यहाँ पे सिंपल सी बात समझिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे सन है, सन क्या देता है, हीट देता है। हीट जब ये देता है, जो हमारा ओशियन का जो वाटर है सरफेस पर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है सन के, इस वजह से वो ज़्यादा हीट हो जाता है, यानी कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। और जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता, जब हम 2 किलोमीटर तक नीचे तक जाते हैं तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, वो कम होता है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, यानी कि उस टेम्परेचर डिफरेंस का हम यूज़ करते हैं। इस टेम्परेचर डिफरेंस को हम डेल्टा टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखा है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। अब इसकी वर्किंग भी इसमें आ जाएगी। देखिए ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन क्या है, इसका काम होता है ओशियन थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब इसका यहाँ पे पूरा का पूरा वर्किंग मैं आपको समझाऊंगा। देखिए ये क्या है, ये ओशियन है, ये ऊपर का सरफेस हो गया, और ये नीचे 2 किलोमीटर जब हम नीचे जाते हैं तो ये वहाँ का वाटर हो गया। यहाँ पे ये ऊपर का वाटर, यहाँ पे ये नीचे का वाटर हो गया। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अमोनिया पंप का। यहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेटर। अमोनिया क्या पंप क्या करता है, उस अमोनिया को पंप करता है, यानी कि आगे धकेलता है। इवेपोरेटर क्या करता है, आपको नाम से पता चल पा रहा होगा, ये वेपर को जनरेट करता है। यहाँ पे टरबाइन होता है। टरबाइन क्या करता है, जब ये रोटेट करने लगता है तो जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने लगता है। यहाँ पे कंडेंसर का क्या काम होता है, जो ऊपर से जो वेपर आती है उसको कंडेंस करता है, यानी कि उसके टेम्परेचर को कम करता है और लिक्विड में चेंज कर देता है। ये तो मैंने अभी आपको इसके कंपोनेंट के बारे में बताया, जो जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट या कंपोनेंट यूज़ किए जा रहे हैं उनके नाम के बारे में। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा अमोनिया पंप है इसमें क्या होता है, अमोनिया ये इसको पंप करता है, और ये अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी कि ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड से काम चल जाता है इसका। जो हमारा इवेपोरेटर होता है ये क्या काम करता है, वेपर को जनरेट। लेकिन ये वेपर को जनरेट कब करेगा, जब इसको हीट मिलेगी। हीट कहाँ से मिलेगी, ये हमारा वार्म वाटर है, यानी कि गर्म वाटर है, ये ऊपर की साइड सेट किया जाता है। यानी कि जो हमारा ऊपर का जो वाटर है ना, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहाँ पे ये सेट किया जाता है। तो इस टेम्परेचर की वजह से ये वेपर को जनरेट करने लगता है। वेपर हमारी ऊपर जाती है, वेपर को आप स्टीम भी बोल सकते हो। स्टीम का क्या काम होता है, टरबाइन को रोटेट कराने का। तो जब हमारा टरबाइन रोटेट करने लगता है तो हमारा जो जनरेटर है वो भी वर्क करेगा। जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो मैकेनिकल काम कौन कर रहा है, यहाँ पे टरबाइन कर रहा है। तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन कन्वर्ट करेगा, जनरेटर। तो हमारा यहाँ पे मेन काम कंप्लीट हो गया। लेकिन जो हमारी वेपर है, अब हम वेपर को ऐसे तो छोड़ ही नहीं सकते, वेपर को हम यहाँ पे फिर से लेंगे। वेपर क्या है, यहाँ पे ये हाई प्रेशर वेपर है। तो कंडेंसर का क्या काम होता है, उसको कंडेंस करना, यानी कि उसके टेम्परेचर को ये फिर से चेंज कर देती है। ये चेंज क्यों करेगी, जो हमारा ये कंडेंसर होता है ये नीचे की साइड में कनेक्ट होता है, यानी कि जिसका जो टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि जो ये वाटर होता है वो ठंडा वाटर होता है। तो ये इससे यहाँ पे कनेक्ट होता है, और जो वेपर आती है उसको ये फिर से लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। और ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस सेम ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ओशियन थर्मल एनर्जी, ये इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। ये किसका काम होता है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का, इस सिस्टम का।
अब हम इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ OTEC, द इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम OTEC इज़ कंटिन्यू, रिन्यूएबल एंड पोल्यूशन फ्री। देखिए जो हमारी ये इलेक्ट्रिक पावर आती है, किससे आती है? OTEC से। ये कंटिन्यू होती है, रिन्यूएबल होती है, यानी कि ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, आप कितना ही इसका यूज़ करें, एंड पोल्यूशन फ्री, वो इसमें किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ OTEC। OTEC सिस्टम रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखिए जो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की नीड होती है कैपिटल की, वो बहुत ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एरिया की नीड होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट ऑन मैराइन इकोसिस्टम। जो मैराइन इकोसिस्टम होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जो ओशियन के अंदर जो मछली वगैरह होती है उन पर इफेक्ट पड़ता है। रफ़ वेदर कैन ऑल्सो इफेक्ट द प्रोडक्शन। देखिए जो रफ़ वेदर होता है, जो हमारा मौसम होता है एक तरीके से, उसका एक इफेक्ट पड़ता है कभी कभी इस पर। ड्यू टू स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस वाटर एंड डीप वाटर द कन्वर्जन एफिशिएंसी इज़ लो, 3% से 4%। देखिए कभी कभी क्या होता है, कम टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हमारा सरफेस का जो टेम्परेचर होता है उसमें, और जो हमारा डेप्थ में जो टेम्परेचर होता है उसमें, यानी कि जो हमारा डेल्टा टेम्परेचर है उसमें क्या होता है, कमी आ जाती है, तो हमारी जो इफ़िशिएंसी होती है वो घट जाती है, या हम बोल सकते हैं 3% से 4% रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइडल एनर्जी। देखिए टाइडल एनर्जी आपको यहाँ पे सिंपल वे में समझना है। एवरी मोमेंट ऑफ वाटर लेवल अलोंग द कोस्ट इज नोन एज ए टाइड। सबसे पहले आपको समझना है कि टाइड क्या होती है। जो हमारा वाटर का जो लेवल होता है और उसका जो मूवमेंट होता है अलोंग द कोस्ट, कोस्ट मतलब एक तरीके से तट, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइड बोलते हैं। अब मैं आपको आगे समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। द एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम राइजिंग एंड फॉलोइंग ओशियन टाइड इज कोल्ड टाइडल एनर्जी। देखिए इसके पास एक एनर्जी होती है जो कैसे मिलती है, जो हमारा जो वाटर होता है वो राइज करता है, फॉलो करता है ओशियन का, जिसमें क्या आ जाती है, एक टाइड आ जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? टाइडल एनर्जी बोलते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आप समझिए कि टाइड्स क्या होती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा ये यहाँ पे है अर्थ, और यहाँ पे होता है मून, ठीक है। यहाँ पे जो मून होता है ये अर्थ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, यानी कि एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। अब अर्थ तो मूव करने से रही, यानी कि इसके पास जाने से रही, लेकिन जो अर्थ के जो सरफेस पे जो ओशियन है, ओशियन का जो वाटर है वो इससे अट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि इसके पास जाने की कोशिश करता है। तो इसके ऊपर जो वाटर है वो इसकी तरफ मूव करने की कोशिश करता है, या मैं बोल सकता हूँ एक तरीके से उभार आ जाता है, क्योंकि इसने अट्रैक्शन फोर्स लगाया तो यहाँ पे उभार सा आ जाता है। ऐसा ही इस तरफ होता है, यहाँ पे भी उभार सा आ जाता है। अब आप ये समझोगे, अब आप ये बोलोगे चलो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, जो मून के यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में था वो तो उभार ले सकता है वाटर, लेकिन जो इधर की साइड है वो कैसे, वो तो इधर की साइड जाना चाहिए। और अब मैं आपको बता देता हूँ ये क्या करता है, रजिस्ट करता है, यानी कि जो हमारा अर्थ है इसका भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये भी अपनी तरफ इसको आकर्षित या अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और मून का क्या कर रहा है, मून भी कर रहा है। तो ये क्या काम करेगा, जो वाटर होता है वाटर इसको रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। भाई मून इधर करने की कोशिश कर रहा है इसको, तो वाटर जो है वाटर खुद को इधर करने की कोशिश करेगा। अब ये पेन है, ठीक है, मैं इसको आगे की तरफ फोर्स कर रहा हूँ, ऐसे आगे की तरफ मैं तो फोर्स कर रहा हूँ, लेकिन ये पेन भी तो मुझे पीछे की तरफ फोर्स कर रहा है। मैं इसको आगे की तरफ ऐसे कर रहा हूँ तो ये भी तो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे यही काम करता है, इसको हम इनर्शिया भी बोलते हैं। तो ये इस प्रोसेस की हेल्प से ये पीछे की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे क्या बन रही है, ये टाइड्स बन रही है। इसको हम बोलते हैं हाई टाइड्स, जो ये होती है दोनों, और जो ये इधर की साइड है इसको बोलते हैं हम लो टाइड्स। और ये जब ऐसे बार बार होती है तो ये किनारों पे जाके टकराते हैं, जहाँ पे क्या आती है एक, मतलब हम एनर्जी बोल सकते हैं, टाइडल एनर्जी। उस एनर्जी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम इसके पावर प्लांट की बात कर लेते हैं। टाइडल पावर प्लांट, इसका काम होता है टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करना। अब इसकी वर्किंग के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए टाइड कमिंग इन, जब हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, टाइड्स आती है,
हमने यहाँ पे हमें यहाँ पे एक डैम बनाना पड़ता है, हमने यहाँ पे डैम बनाया, ठीक है। इसको हम रिजर्वोयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजर्वोयर बोलते हैं। यहाँ पे भी ये क्या है? रिजर्वोयर है नीचे की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब टाइड्स आती है तो हमारा यहाँ पे कम वाटर होता है, यहाँ पे ज़्यादा। तो जब ये टाइड्स आती है हम बीच में क्या लगा देते हैं? यहाँ पे टरबाइन लगा देते हैं। टरबाइन जब रोटेट करने लगता है तो जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे सेम काम होता है, जब ये अंदर की तरफ जाती है टाइड्स तो ये इसको घुमाते हुए जाती है, फिर ये फिल हो जाता है। फिल होने के बाद में इस यहाँ पे एक गेट होता है, वो गेट हम लगा देते हैं। जब ये फिल हो जाता है हम फिर से इसको हटा देते हैं, तो ये फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब ये टाइड्स आउट होती है, टाइड गोइंग आउट, तो ये फिर से रोटेट को घुमाते हुए आउट होती है। यानी कि जब ये इन हो रही है तब भी टरबाइन को रोटेट कर रही है, जब ये बाहर जा रही है तब भी ये टरबाइन को रोटेट कर रही है। तो हमारा मेन पर्पस क्या है? टरबाइन को रोटेट कराना, जिससे कि जनरेटर वर्क करना स्टार्ट कर दे, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ टाइडल पावर प्लांट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए ये इनएग्जॉस्टिबल होती है और ये एक रिन्यूएबल सोर्स होती है, यानी कि ये कंटिन्यूसली रहती है एनर्जी, ये ख़त्म नहीं हो सकती। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल। देखिए ये किसी पर डिपेंड नहीं होती है, जैसे कि रेनफॉल पे, इन पे ये डिपेंड नहीं होती। पोल्यूशन फ्री, ये पोल्यूशन फ्री होता है। नो रिक्वायर लार्ज एरिया, ज़्यादा एरिया की इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती। लिमिटेशन देख लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ टाइडल पावर प्लांट। ड्यू टू वेरिएशन इन टाइडल रेंज द पावर आउटपुट इज़ वेरिएबल। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो हमारी टाइड्स आ रही है उसकी जो रेंज है वो वेरी कर जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है। उसकी वजह से हमें आउटपुट पर भी वेरिएशन देखने को मिलता है। डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल ड्यू टू लोकेशन। देखिए इसको लोकेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि इसका जो इंस्टॉलेशन करते हैं लोकेशन की वजह से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाई इनिशियल कॉस्ट, जब हम इसका प्लांट बनाते हैं स्टार्टिंग में तो वहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट। देखिए वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट का क्या मतलब है? जो हमारा वेस्ट होता है वो वेस्ट चाहे कहीं से भी आ रहा हो, उसका हम यूज़ करते हैं प्लांट में, किस लिए? जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इज़ ए वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी। ये एक वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी होती है, यानी कि हम वेस्ट का क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। दैट कंबस्ट वेस्ट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे हम इसको कंबस्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराने के लिए। व्हेन गार्बेज डिकम्पोज, जो हमारा गार्बेज होता है यानी कि कूड़ा वगैरह जो होता है, जो एक तरीके से हम इसको वेस्ट भी बोल सकते हैं, इसका क्या होता है? डिकम्पोज होता है। इट गिव्स ऑफ मीथेन गैस, तो ये क्या करता है? मीथेन गैस देता है। मीथेन गैस क्या है? एक अच्छा फ्यूल होता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन पावर प्लांट, और मीथेन गैस का हम यूज़ पावर प्लांट में कर सकते हैं टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए या बनाने के लिए। तो इस तरीके से ये काम करता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट में भी बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए ये हेल्पफुल रही और कितनी रही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।